और इसमें आपकी नाक नहीं कटेगी। सबसे पहले सबको नमस्कार। और यहाँ लिविंग लेजेंड्स, इट्स ए वंडरफुल मोमेंट इन माय लाइफ। आप सबको मैं प्रणाम करती हूँ। आपके बीच में हमें उपस्थित होना ही हमारे लिए गर्व की बात है। और इतने बड़े मंच पर हमें एक भागीदारी बनाना, ये इंडस्ट्री में हमें आना, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। थैंक यू कमल जी, आपके थ्रू हमें यहाँ आने को एक ऐसे अवसर मिला है, तो उसके लिए भी मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और थैंक्स टू शिमारू who has given a wonderful concept to conduct this kind of a program। उसमें हम लोगों को शामिल होना, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड्स के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अलग दोबारा जन्म लेना पड़ेगा इनके एक्सपीरियंस के सामने। तो आज थैंक्स टू जीतू जी, आपके साथ बहुत खास नंबर फिल्मों में मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दिया था, सपोर्ट किया है, उसको मैं कभी भूल नहीं सकती। और आप हमारे लिए हीरो ही नहीं, एक वंडरफुल एक दोस्त के नाते आपने हमें एक सपोर्ट दिया था इंडस्ट्री में। आप जब मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो उस समय पे आप मुझे गाने के लिए मजबूर करते थे। तो आज इतने अच्छे इस मंच पर मुझे आपसे आपके साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। मुझे नहीं लगता कोई फर्क है उस दौर में और इस दौर में। तब भी काम करते थे, अब भी काम, पर अब तो काम मिलता नहीं है। 22-24 साल हो गए कैमरा फेस किए, so I've forgotten practically anything about acting. I don't even remember I was an actor ever. Thank you. But Shimaru won't let the people forget that you were a fantastic actor. Shimaru is keeping that memory alive. सुभाष, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी बेस्ट विशेष आप सबको। मैंने जब प्यासा देखी थी तो मैं अपने दादाजी के साथ था, और
जब मैं घर आता था तो मैं देखता था कि उन्होंने बहुत तारीफ की, मेरे अंकल्स बहुत तारीफ करते थे, मैं उनकी तरफ देखता था। तो मैं सोचता था कि ये ज़हीन लोग हैं, ये बहुत सीरियस लोग हैं, क्योंकि 1950s की जितनी फिल्में थी वो अपने आप में एक रियल क्लासिक फिल्में थी, गोल्डन फिल्म्स थी। उस वक्त लोगों का मिजाज, लोगों का लिटरेरी सेंस, शायरी, जबान, वैल्यूज, इंटरेक्शंस, अपने तरीके से अपनी सभ्यता थी, अपने लोग थे वो। लेकिन फिर जनरेशन बदलती गई और वो चीज़ें जो हैं आज भी हमें इसलिए याद रहती हैं कि वो एक डीप डेप्थ में बहुत स्ट्रांग थी अपने आप में। आज भी मैं अपने दादाजी की या मेरे वालिद साहब की कुछ अच्छी चीज़ें लेके चलता हूँ और मुझे याद आता है कि वो ज़माना ही एक गोल्डन पीरियड था। सुपर, थैंक यू। जावेद साहब। दोस्तों, हम लोगों का जो नॉस्टैल्जिया से रिश्ता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का नहीं, पूरे देश का। हम लोग बीते हुए दिनों की इतनी तारीफ करते हैं, इतनी तारीफ करते हैं, ऐसा लगता है कि बस कमाल ही था पहले तो। और दूसरे जो कुछ बीत गया उसकी एक धेरे की इज्जत नहीं करते और उसका कोई ख्याल नहीं रखते। तो मैं पहले तो मुबारकबाद दूंगा शमारू को कि जो बीत गई हैं फिल्में, जिन्हें लोग भूल गए थे, उनके नेगेटिव खराब हो गए। बड़ी बड़ी जो क्लासिकल फिल्मों की आप बात करते हैं, उनके नेगेटिव नहीं मिलते, कॉपीज नहीं मिलती, उनका अगर कोई लोग ख्याल कर रहे हैं तो शमारू है, जो कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और मैं दूसरे ये कि एक बात याद रखिए, गोल्डन पीरियड कभी प्रेजेंट पीरियड नहीं था। गोल्डन एरा प्रेजेंट एरा नहीं होता है। 50s में, 60s में, 70s में एक से एक बुरी फिल्में बनी। फैक्ट ये है कि बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड अब थोड़ा बेहतर हो गया है। छोड़ दीजिए बिमल रॉय को, गुरुदत्त को, राज कपूर को, महबूब को, ये तो भाई साल में 4-5 पिक्चर बना लेते थे। बनती तो थी 150 पिक्चरें, 200-300 हिंदी फिल्में बनती थी। तो आपने मैडम जपाटा नहीं देखी, आपने खूनी पंजा नहीं देखी, आपने टावर हाउस नहीं देखी, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में देखी होंगी। ऐसा नहीं है, होता ऐसा कि हीरोइन लाल साड़ी पहने होती थी, हीरो उदय रंग का सूट पहने होता था, नीले रंग का सामने सोफा रखा होता, हरे रंग की दीवार होती थी। ना कोई कोऑर्डिनेशन, ना कोई प्रोफेशनलिज्म जो आज है। ठीक है, उस जमाने में मदर इंडिया बनी थी, बहुत ग्रेट फिल्म थी, इतनी डिफरेंट थी आम फिल्मों से कि आपको आज तक याद है। अगर ऐसी ही फिल्में जब बन रही होती तो मदर इंडिया का याद रखते। ये एक्सेप्शन है, और आज भी बहुत एक्सेप्शनल काम हो रहा है। जमाना बदल गया है। पहले लोग एक खत लिखते थे, 4 दिन में पहुंचता था, फिर वो लेटर लिखता था, फिर 4 दिन यानी 8 दिन में आपका कम्युनिकेशन होता था। इसीलिए आप फिल्में भी बना सकते थे 3 घंटे की, कम्युनिकेशन ही स्लो था। 12 गाने रख सकते थे पिक्चर में, लंबे लंबे। अब कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है कि हर चीज जल्दी की जाती है। पिक्चरों का लेंथ कम हो गया, जो आपका साउंड का स्टैंडर्ड है, जो फोटोग्राफी का स्टैंडर्ड है, जो एक्टिंग का स्टैंडर्ड है। आज हमारे पास दिलीप कुमार जैसा एक्टर नहीं है, अमिताभ जैसा लीडिंग मैन नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि एवरेज स्टैंडर्ड एक्टिंग का बहुत अच्छा हुआ है। हैमिंग करते थे लोग, ये सब बिल्कुल बेकार बात है। जो अच्छा काम पुराना था उसे हमें संभाल के रखना चाहिए, और उसकी तारीफ करने के लिए आज के वक्त की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं। Stand and sit there, such wonderful people, most creative and so talented. It makes me feel very proud that I could belong to this genre of people who are so creative and so wonderful and human. Shemaru is really done a yeoman service, having collected such treasures from people who have been creatively involved. I'm very proud that, and I'm very touched that I could be considered as one of the recipients of this wonderful citation and be sitting on a level with so many talented people
who have done yeoman service in this line. Shimaru has been a friend to me because I lived in the vicinity of this shop. And every now and then I used to go running down the road to pick up one film or the other which I had missed seeing. And they have been filling that gap which was there for me to fill. And I didn't have to make much of an effort, it was just across the road. So Shimaru has been my little friend all along when I was a very little girl and I came to Bombay and I started my work. I'm grateful to have you consider me as one of the living legends. I don't consider myself anything very great, but I feel this fraternity has a very deep love and affinity for emotion. And without emotions, we are really nothing. And I'm grateful for Shimaru for keeping that flame burning in people's hearts and remembering people who have done yeoman service in this profession. Thank you very much for having me. आनंद जी भाई और प्लीज जावेद साहब सबको प्रणाम। आज जो बात आज की फिल्म में पूछने क्यों नहीं पहले का पूछने मुझसे। हाँ, पहले की म्यूजिक की कंपैरिजन बिल्कुल। आज का म्यूजिक किस देखिए थोड़ा सा साउंड देंगे मैं तो 5 मिनट हुआ जरा अलग से। देखिए मेन चीज क्या है संगीत के अंदर कि सिर्फ धुन बनाना और फिल्म के अंदर गाना दे देना ये म्यूजिक होता है, ये नहीं है। संगीत अगर आपको संगीतकार बनना है तो आपको संगीत सीखना चाहिए। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जैसा कहीं नहीं। नमस्कार जी, कुछ कह रही थी? हाँ, तो मैं खास बात कहना चाहता हूँ। आप आए मेरे पास इनको नहीं आज मतलब मैं कहूँ हाँ नहीं अच्छा ठीक है मैं बात करता हूँ। थोड़ा आवाज बढ़ाइए। देखिए मेन बात क्या है कि संगीत के अंदर जो सबों पे नमस्कार। संगीत के अंदर मेन चीज क्या है जो शुरू से होता रहा है। मैं बात कर रहा हूँ जिस वक्त हमारे कलकत्ते के मंडाला के पहले करते ये वो संगीत देते थे, वो किस ढंग से देते थे, केसी जैसा मंडाले है। हाँ अब जब बोल हो तो मुझे बोल दीजिए, बंद कर दूंगा। मैं खास बोलना चाहता हूँ इसलिए कि इसमें खास बातें ऐसे लेके थैंक यू बोल के बैठ जाओ। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे और हम लोग लिखे रहे कि हमको वहाँ से जब हम निकले बाद में यहाँ से हमारे नौशाद साहब, शंकर जयकिशन जी, सलीम चौधरी जी और मैं खास बहुत बड़ा फैन हूँ और एस डी बर्मन जी जो मतलब फोक म्यूजिक के खुदा बुझे, हमारे पंचम मिस्टर आर डी बर्मन, जितने लोगों ने काम किया है वो ऐसा और मैं नाम भूल रहा हूँ जो मेरे साथ मेरे गुरु जैसे हैं जिनका मुझे मौका मिला उस काम करने के लिए, हमारे कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, ऐसे बहुत लोग। मेन क्या है कि संगीत जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आज के दौर में क्या है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन ये नहीं है, है ना, जानते हैं, लेकिन क्या होता है ये नहीं है। इसके लिए एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा जिससे शायद आप समझ जाएंगे मेरी बात। एक जमाना था जब बेटा बाहर जाता था, माँ के दोनों चरणों को छूता था जी, और दोनों हाथ से चढ़ के माँ आशीर्वाद दिए मैं बाहर जा रहा हूँ काम के लिए। उसके बाद एक हाथ से पाँव छुआ, निकल गया, फिर घुटने तक पाँव आया, चले गया, ठीक है, नहीं असली है। उसके बाद में वहाँ सैंडविच खा रहे हैं, लेते मम्मी सी यू, लेकिन वो प्यार जो सुनिए वो प्यार वही है, आशीर्वाद भी वही है,
इसलिए लोग जो समझते हैं कि वो संगीत अच्छा था, ये संगीत इतना ठीक है, ऐसा नहीं है। दौर के साथ हर एक चीज चेंज होती है। दिल वही है, लेकिन पहले दिल एक दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आज दिल बदतमीज हो गया है। तो ये चीज क्या है, संगीत में क्या है, कभी खराब नहीं होता। और मुझे बड़ी खुशी, और मैं ये क्यों इतनी बात कर रहा हूँ कि खासकर लक्ष्मीकांत जी और हम दोनों ने नीचे से चले, पहली सीढ़ी से पाँव रखा है। हमने एज ए म्यूजिशियन पहले सीखा, फिर कैसे बजाना चाहिए वो अच्छे अच्छे लोगों से सीखा, फिर मुझे गुरु मिले मेरे फादर जिन्होंने मुझे सिखाया। और सबसे मुझे खुशी है कि मुझे सबसे जो अच्छे टीचर मिले जिन्होंने मुझे वाणी के बारे में बताया, वो है मेरे मिस्टर एंथनी गोंजाल्विस, जो आप जानते हैं, माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। तो ऐसे संगीत के अंदर उसके बाद अरेंजमेंट होता है, वो भी सीखना पड़ता है। उसके बाद में फिर कंपोजिशन, कंडक्टिंग, अरेंजमेंट, फिर पब्लिक क्या चाहती है, ये पब्लिक सब जानती है। अब तक तो ऐसे क्या है, ये चीज के अंदर ऐसा है। और मुझे बहुत खुशी है कि संगीत के अंदर कभी भी ये नहीं होता है कि वो संगीत ऐसा था, ये ऐसा है। चेंजेस आते हैं, हल्का चेंज होता है, लेकिन संगीत वही है और हमेशा अच्छा ही है। थैंक यू। आनंद जी भाई देना चाह रहे हैं कोवल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक। ये सोच कैसे आपको आई समझ में नहीं आया। नहीं तो आजकल तो ये होता है कि नए कौन है उनको पकड़ो, ये पुराना माल इतना कहाँ से मिलेगा। वो चलेगी जो आपने सोचा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये नगीने फिर से मिलने वाले नहीं है जो हाजिर हैं यहाँ पे आपके सामने। और शेरवानो, खुशी की बात ये है कि ये भी अच्छी है हमारी जात वाली। और हम लोग भी आदत है, बड़े लो प्रोफाइल में रहते हैं लेकिन काम करते रहते हैं। जो इन्होंने काम किया है आज, इनकी जो रिकॉर्ड जितनी पिक्चरें प्रिंट निकली है, सारे मुझे खुद से बताइए काम किया है। सवाल ये है कि वैसे किनको देखो, इनको तो बचपन से हम देखते रहे। आदमी क्या लगती है लावा, ये कमाल है। अभी भी वही बात है, आप पूछ रहे कहते कुछ पूछ रहे थे। ये आज के दौर का म्यूजिक सही है या उसमें कुछ बदलाव आना चाहिए? आज के दौर का म्यूजिक मतलब जो बज रहा है पॉपुलर, वो तो पुराना है, उसको क्या बोलेंगे। वो तो वही बज रहा है, सब कुछ होता है। लेकिन क्या कि आजकल यही है कि जो है उसको उठा के रख दो, कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन जो काम हो रहा है वो पहले के जमाने की बात और थी कि सजी होती थी, उसमें बैठते थे, आंखों से आंखें मिलती थी। हीरोइन आई तो उससे इंस्पायर होकर गाने बनते थे, हीरो आए तो उसके कुछ मूड बनते थे। वो बैठे तो नहीं रहे। प्यारे भाई एक एक गाने के लिए जब बैठते थे 4-4 घंटे हिले नहीं, जब अरेंजमेंट के लिए बैठे तो उठेंगे नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत सारी बातें तो रह रही है। और आज भी देखिए पुराने लोग हैं, इसलिए इनको जब भी अभी प्रोग्राम कर रहे हैं, आजकल सब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, सब कुछ आ गया है, लेकिन ये उन लोगों को भूले नहीं। अब सब जो वाली वाले बैठे थे सबको प्रोग्राम में लेके जा रहे हैं, सबको आज हर वाली वाला काम कर रहा है। इसके लिए जोरदार तालियां इनके लिए कि ये काम करना, अपने आप को सिर्फ नहीं देखना, अपने लोग कौन थे उनके साथ में रहना है, यही काम कर रहे हैं। ऐसी सब बातें हैं। मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, वो करते रहिए इसी तरह से। और जैसे यहाँ पे बैठे अमीन जी, एक एक छोटी बात को लेके उनको पता नहीं होता तो पूछ लेते हैं कि भाई ये क्या था, इसका क्या था। तो ये डिटेल वर्क जो था वो थोड़ा कम लगता है, वो नहीं हो रहा है वैसे ज्यादा हो गया ना, काफी हो गया। मेरा आखिरी सवाल अभी, बहन और भाइयों, मैं क्या बताऊं, आजकल पाँव भी गड़बड़ कर रहे हैं, कान भी गड़बड़ कर रहे हैं। 85 साल का हो गया हूं, लेकिन यहाँ जब मैंने आया और देखा कि स्टेज पर ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं
जिनमें से करीब करीब हर एक का मैं जबरदस्त फैन रहा हूँ और करीब करीब हर एक को मैंने इंटरव्यू भी किया है रेडियो के लिए। तो इतने सारे जबरदस्त लोगों के सामने मैं क्या बोलूं, मेरी आवाज भी बंद होती जा रही है, मेरी जबान भी बंद होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और खास तौर पर शिमारू का, जिनका मैं फैन रहा हूं जवानी के दिनों से। मैं जब एक जमाने में केम्स कॉर्नर में रहा करता था तो मैं आपके दफ्तर में भी आता था, आपके स्टूडियो में भी आता था, आपके दुकान में भी जाता था, और तब से अब तक आपने बहुत जबरदस्त जो काम किया है कि फिल्मी दुनिया की रंगीनी को हर एक के घर में लाकर पहुंचा दिया है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और जितने भी यहाँ फिल्मी सितारे, फिल्मी हस्तियाँ हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हम सबको इतने बरसों तक एंटरटेन किया। मैं तो एक छोटा सा बस रेडियो अनाउंसर था जो आप ही के बनाई हुई चीज़ों को सबके सामने रखता था, गीत माला के जरिए भी और फिल्मी प्रोग्रामों के जरिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू वेरी मच। जरूर देखने को मिलेगा, मगर दिल से चाहना बहुत जरूरी है। और दूसरा सवाल है विश्वजीत साहब से। विश्वजीत जी। हाँ जी। हाँ जो एक्टिंग ऐसी चीज है कभी भूलते नहीं, तो हाउ डिड यू री इन्वेंट योरसेल्फ एज एन एक्टर काफी साल के बाद? क्योंकि शुरू में यू आर इन द इमेज ऑफ हैप्पी सॉन्ग सिंगिंग बॉय, उसके बाद आपने वो जैसे डॉक्यूमेंट्रीज, आई मीन टीवी सीरीज भी बनाए। हाउ डिड यू मैनेज टू चेंज योरसेल्फ? मैं सबसे पहले आप सबको प्रणाम करता हूँ, और मैं शिमारू को बधाई दे रहा हूँ इसलिए कि आपने जो इवेंट आज कर रहे हैं, ये जो क्लासिक्स को दोबारा आप जो सम्मान दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, एंड आप सबको मेरा प्रणाम। हाँ ज्योति, क्या मैं और एक बार बताऊं? आपने शुरू में आए थे एज ए हैप्पी गो लकी रोमांटिक एक्टर, बाद में आपने डिफरेंट रोल्स करने के बाद कभी बॉस का भी किरदार अदा किया टीवी सीरियल में। आप अपने आप को कैसे हर वक्त चेंज करते रहे? मैं एक्चुअली बंगाल का स्टेज से आया हूँ। मैं स्टेज एक्टर था, जहाँ मैं जूनियर एक्टर के हिसाब से काम करता था। वहाँ से मैं स्टेज पर हीरो बना, और मेरा लास्ट स्टेज पर था साहेब बिगड़ गुलाम। तो गुरुदत्त साहब ने मुझे यहाँ बुलाया था, उन्होंने सिलेक्ट किया था मुझे मेरा स्टेज पर देखने के बाद। गुरुदत्त साहब थे, अबरा लालवी साहब थे, और गीता दत्त जी थी। मैं यहाँ आया, गुरुदत्त साहब ने मेरे साथ सबका इंट्रोड्यूस कराया, मीना कुमारी जी, वेदा जी, मूर्ति कैमरामैन और सब। लेकिन वो फिल्म मैं कर नहीं पाया, मैं वापस चला गया और मैं बंगाली फिल्म में काम करता रहा। तब तक मैं बंगाली फिल्म में स्टार बन गया था, लेकिन मैं म्यूजिकल हीरो बन के नहीं आया था। बाद में हेमंत कुमार जो मुझे यहाँ लेकर आए हैं कुछ महीनों के बाद ही, तो मैं हेमंत कुमार के साथ मेरा एक घरेलू संबंध था। I was like his younger brother, and his younger brother अमोल मुखर्जी, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। तो एक दिन हेमंत आए और स्टेज के पीछे बैक स्टेज पर मुझे बोला, अभी विश्वजीत तुमको स्टेज छोड़ना पड़ेगा, you have to come to मुंबई। उस टाइम में बॉम्बे था, नॉट मुंबई। तो मैं बॉम्बे आया, स्टेज छोड़ के मैंने। तो मेरी फर्स्ट फिल्म थी सस्पेंस फिल्म, नॉट म्यूजिकल फिल्म। इट वॉज 20 साल बाद। 20 साल बाद में मैं आने के बाद वो फिल्म बहुत चली, और यहाँ का पेपर्स ने हेडलाइन दिया, सस्पेंस हीरो फ्रॉम बेंगोल। तो मेरे ऊपर एक ये ठप्पा पड़ गया कि विश्वजीत सस्पेंस हीरो है। उसके बाद मैंने कई फिल्में की सस्पेंस, कोहरा, बिन बादल बरसात, जाल वगैरह वगैरह, ये रात फिल्म आएगी। तो मेरे ऊपर एक स्टैम्प लग गया कि
विश्वजीत सस्पेंस फिल्म ही करता है, लेकिन बाद में मैंने सोचा मैं तो टाइप हो रहा हूँ, तो फिर मैंने हाथ में गिटार उठा लिया और म्यूजिकल फिल्म किया, मेरे सनम, किस्मत, अप्रैल वगैरह वगैरह। मैंने हमेशा एक्टिंग के बारे में मैं हमेशा ये सोचता था मैं टाइप ना बन जाऊं, तो इट वॉज लाइक ए चैलेंज टू मी। तो मैंने चैलेंज के हिसाब से मैंने लिया और मैं हर एक किस्म का रोल एक्सेप्ट करना शुरू किया। सोशल फिल्म भी की, इवन माइथोलॉजी आई डिड बजरंगबली में राम का रोल किया था, जब मैं प्लेबॉय का रोल करता था, ग्लैमरस रोल, तो मेरे प्रोड्यूसर्स घबराते थे कि विश्वजीत आप माइथोलॉजी में काम मत करो, माइथोलॉजी में काम करने से आपका इमेज खराब हो जाएगा, हमारी फिल्म बिकेगी नहीं। लेकिन मैंने चैलेंज किया था और वो बजरंगबली में मैंने राम का रोल किया और सीता का रोल मौसमी चटर्जी ने किया और कल्याण जी आनंद जी का म्यूजिक था। आनंद जी भाई बैठे हैं, उनको मालूम होगा। तो उन दिनों बहुत बड़ी स्केल में बनी थी और बजरंगबली दादा जी ने किया था, तो मैं घबराया नहीं किसी भी रोल करने में। इवन मैंने लेडीज रोल किया था एंड आई बिकेम द ट्रेंड सेटर। कजरा मोहब्बत वाला आज भी पॉपुलर है। तो मेरा जो एक्टिंग का जो जर्नी है, इवन आई हैव डन नेगेटिव रोल्स, और जब मैं ग्लैमरस रोल करता था उस टाइम में मैंने एक राहगीर बोल के एक फिल्म किया जो मैं नेशनल अवार्ड के लिए नॉमिनेशन में था, जो तरुण मजुमदार ने बनाई थी वो फिल्म। तो मैंने हमेशा एक्टिंग को एज ए चैलेंज लिया और मैं स्टेज से हूँ, इसलिए मैं स्टेज परफॉर्मेंस भी किया, कोलकाता में यात्रा किया। आई स्टार्टेड फ्रॉम रेडियो ऑल्सो, आकाशवाणी कोलकाता में भी काम किया। तो मैंने एक्टिंग का कोई भी कॉर्नर छोड़ा नहीं। ये मेरा लाइफ में एक्टिंग चैलेंज था और हमेशा मैंने यही कोशिश की कि मैं थोड़ा हट के मैं कुछ काम करूं और मैंने कोशिश की। थैंक यू विश्वजीत दादा। थैंक यू। आपसे सिर्फ 2 सवाल पूछने, एक है कॉमन जस्ट हेल्पिंग इन केस कि म्यूजिकली आजकल कितना बदलाव आ गया एंड क्यों आप जैसे रिच वॉइस रेडियो में अभी तक आए नहीं, क्योंकि आज भी हम आपके बारे में बात करते रहते हैं। अमित साहब आने से तुमको क्या दुश्मनी है क्या इनके साथ? ये चल रहे हैं ना ठीक से? ये सवाल था या स्टेटमेंट थी? भाई ऐसा है कि बहुत सारी आवाजें रेडियो में भी आई, बहुत जबरदस्त अनाउंसर्स आए और मैं एक छोटा सा आदमी था। आपको इतना बता दूं सिर्फ कि मैं भाषा में भी बहुत कमजोर था। मैंने हिंदी और उर्दू कभी सीखी नहीं थी बचपन में, ज्यादा गुजराती बोलता था, बम्बई की खिचड़ी हिंदुस्तानी बोलता था। शुरू मैंने अंग्रेजी में ब्रॉडकास्टिंग शुरू की थी, उसके बाद धीरे धीरे बड़ी मुश्किलों से लड़खड़ाता हुआ, गिरता पड़ता हुआ मैं आया इस हिंदुस्तानी ब्रॉडकास्टिंग में, फील्ड में। और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा और सबसे प्रेरणा पाकर मैंने बोलना शुरू किया। तो धन्यवाद आप सबका, थैंक यू। You know, I really do think that today's films are very special because a very important transformation has taken place in mainstream cinema. Earlier, mainstream cinema and art cinema, or parallel cinema as you called it, had a very clear division between the two. Today, you see that there is an amalgamation, that there is an understanding that content is key and no star is bigger than the content or the writing. What is very heartening is technically films have improved to a great deal, and also I think the standard of acting has improved many-fold, because I think earlier when actors were doing like 12 films at one time, they really had no sense of building a character. It was they would perform the scene. It was possible that you did a scene today and then picked it up 12 months later when your hair has grown, when you're in a different emotional state, etc.
Today, because films are made at one go, that's a very big thing. And also, I think the advent of the casting director is quite phenomenal in the reach that it has had in creating an ecosystem where even mainstream stars find it necessary to learn a skill, to develop a talent, to actually give to their part 4 months towards building that role. I keep saying, for instance, even as talented an actor as Rishi Kapoor, when he did Qarz, he didn't find it necessary to play the chords on the guitar. Today it's unthinkable that anybody who's playing a rock star would get away without playing the chords. So I think that this is a fantastic era. So I really give my kudos to the people who are working today. Hello, Bindu ma'am. Straight ahead, what they like to call it an item number on the Hindi film screen. Usually it is met with a lot of backlash. They are called that it is used to titillate the audience, it's used to draw the front benchers. Critics are not very favorable to such item numbers. But way before they become popular now, you ushered in this age along with Helen ma'am. And they were always looked upon with a nice eye over there. And in fact, many people used to come to the theatre just to watch the songs. What do you think has changed? Why they are not looked at the same way? See, those days, those films, they used to make, especially the family subject used to be there. And our character, like I used to play a negative role, the vamp role. And because I was doing the vamp role and they had given me the song also. Once they saw that I can dance, so every producer and distributor, they used to demand, कि नहीं एक डांस तो इनका नंबर होना चाहिए. But nowadays it is totally different. आजकल का क्या और एडवांस हो गया है. Now वो ज़माने में मतलब हीरोइन जो है ऐसे डांस मतलब जैसे कि हम लोग कर रहे थे कैबरे के समझो के अपने कोर्ट्स के जो डांस वगैरह जो होते थे मगर आजकल सब कर लेते. उस जमाने में एक ये होता था कि नहीं ये तो सिर्फ हीरोइन कर सकती, ये सिर्फ वैम्प कर सकती. मगर आजकल ऐसा नहीं है. आजकल का दौर बहुत चेंज हो गया और जो भी आजकल भी हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है. वो जमाने में हम थे, ये जमाने में ये सब है. तो मैं इस पर डिफरेंशिएट करना नहीं जानती. जो भी चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है. थैंक यू. पूनम जी, आपके लिए सवाल है. 40 साल के लंबे करियर में हमने मीडिया में क्या-क्या चेंजेस देखे? नमस्कार. एक्चुअली बहुत अहम सवाल है आपका क्योंकि मीडिया में सबसे ज्यादा चेंजेस आए हैं और उसकी वजह से लोगों तक जो मैसेज पहुंचता है और जो फैन का बिल्डअप है, जो आर्टिस्ट और उनका ऑडियंस का इंटरेक्शन है, वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है. हमारे जमाने में फैंस हमें चिट्ठियां लिखते थे और जब हम शूटिंग से आउटडोर से कभी आते थे चिट्ठियां देखते थे और रिप्लाई करते थे तो उसकी बहुत अहमियत होती थी. आजकल लोग क्विकली ट्विटर पे मैसेज डाल देते हैं या इंस्टाग्राम में या और बहुत सारे सोशल मीडियाज आ गए हैं और इमीडिएट कनेक्ट हो जाता है. सो अच्छी बातें भी होती हैं, ट्रोलिंग भी होती है, बुराइयां भी होती हैं, तारीफ भी होती है. सो आई थिंक और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है, अभी कोई प्रिवेसी नाम की चीज बची नहीं कि ये मैं अपनी मेरी प्राइवेट इमेज है और ये पब्लिक इमेज है. इट्स ऑल वन. जैसे मीडिया आर्टिस्ट को आई वुड से यूज करता है पर जैसे उनके सामने पेश आते हैं वैसे ही आर्टिस्ट भी आजकल मीडिया को उतना ही यूज करते हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरैक्टिव रिलेशनशिप. बोथ नीड ईच अदर एंड बोथ शुड रिस्पेक्ट ईच अदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. Everyone's life and as people have grown, हमारे जिंदगी के कई सारे important events के साथ फिल्म जुड़े हुए हैं. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में जाते हैं तो फ्रेंड्स के साथ जो फिल्म देखते हैं पीरियड बंक करके, वो एक याद बन जाती है. हमारी फर्स्ट डेटिंग फिल्म हो गई, वो एक याद बन जाती है. ऐसी बहुत सारी यादें, फर्स्ट एनिवर्सरी फिल्म, फर्स्ट टाइम हम कितनी सारी चीजें जो करते हैं, उसके साथ फिल्म की जर्नी जो है, वो जर्नी और जो वो यादें हैं, वो वी रिलिव दोस मोमेंट्स. मुझे इनफैक्ट एक किस्सा
जो बहुत लोगों ने बताया है वीडियो कैसेट के टाइम का, कि जब VCR होते थे और फैमिलीज एक साथ बैठ के वीकेंड पे 5-6 कैसेट रेंट करते थे और पूरी रात भर देखते थे. दैट वाज द ओरिजिन ऑफ बिंज व्यूइंग एक्चुअली. तो ये सॉरी पूरी वसूली करते थे. तो ये जो मोमेंट्स हैं, इट्स दैट मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया जो हम रिलीव करते हैं, वो फिल्मों के साथ हमारी कई सारी यादें जुड़ी हुई हैं. वो एक चीज है. सेकंड है, फिल्म डिफाइन सो मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डायलॉग्स जो हम डेली यूज में बोलते हैं, वो भी कितने सारे फिल्मी डायलॉग्स होते हैं. नॉट ओनली दैट, ड्रेस कोड, ड्रेसिंग, फैशन से लेके सॉन्ग्स, म्यूजिक. So there are so many different ways in which films touch us. So it's very important that connect, has to be kept alive, and not just alive, it has to be reignited with the people.